हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और हम क्या सॉल्व कर रहे हैं नीट 2022 के फिजिक्स के क्वेश्चंस। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं? 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये वाला क्या रहेगा? हमारा फोर्थ रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे और 30 के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हमारा 31। मतलब नेक्स्ट 10 और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जितने भी लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछे गए थे और ये वाले वीडियो में हम क्या कर लेंगे, 40 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, फिर 10 क्वेश्चन और बचेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोल रहा है? एक बाई कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। बाई कॉन्वेक्स लेंस मतलब एक कॉन्वेक्स दो हिस्सा होगा, मतलब डबल कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ऑफ हैज रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच। अब जब भी हम ऐसा लेंस का क्वेश्चन बनाते हैं तो लेंस के क्या होते हैं? दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। ठीक है, और याद करिएगा एक पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्योंकि इंसिडेंट लाइट का हम एक डायरेक्शन लेते हैं जो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, तो एक इस तरफ आता है तो अगला उस तरफ आता है। तो हमेशा लेंस के जो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं उसमें से एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। एकदम सिंपल, मतलब बेसिक कंसेप्ट है। आप जब भी लेंस पढ़ना शुरू करेंगे, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। द पावर ऑफ द लेंस इज, लेंस की क्या निकालना है? हमें पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले उसकी पावर का फॉर्मूले में क्या आता है? पावर कैसे निकलती है? फोकल लेंथ से निकलती है। और फोकल लेंथ हम किससे निकाल पाएंगे? लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके। और लेंस मेकर फॉर्मूले में क्या क्या टर्म आती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर से हमारी फोकल लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो याद रखिएगा दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक पॉजिटिव रहता है और एक नेगेटिव रहता है। तो गिवन वैल्यूज क्या दी हुई है हमें? R1 दिया हुआ है, एक को हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे 20 सेंटीमीटर। R2 लेंस का जो दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा ये माइनस रहेगा 20 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू, मतलब लेंस के मटेरियल का। अब ये कितना है? 1.5। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला इसका? 1/f इजिकल टू, फोकल लेंथ निकाल रहे, म्यू माइनस 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इनटू में क्या रहता है? 1/r1 माइनस 1/r2 रहता है। फॉर्मूले में भी क्या रहता है? माइनस साइन रहता है। R2 का साइन कन्वेंशन पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मतलब R2 के पुट करेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं 1.5 माइनस 1, ब्रैकेट में 1/r1 कितना है हमारा? 20, और माइनस 1/-20। तो इसको अब सॉल्व करेंगे हम पूरा, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? मतलब 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 आ जाएगी। अब यहां से देखें तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? f इजिकल टू, उल्टा कर देंगे 20 सेंटीमीटर। ये निकल गई हमारी फोकल लेंथ। बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिस रहता है तो वो देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, अब कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ सीधा वो 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फोकल लेंथ निकल गई। अब हम क्या निकालना है? पावर निकालना पड़ेगा लेंस की। तो लेंस की पावर क्या होती है? 1/f होती है फोकल लेंथ। बस यहां पे एक चीज यहां पे ये याद रखनी है कि पावर किसमें होती है? डिप्ट्री में आती है, डी से जिसको हम डिनोट करते हैं। तो यहां पे फोकल लेंथ किसमें होती है? मीटर में होती है। तभी आपकी पावर सही निकलेगी। तो मीटर में रखते हैं 20 सेंटीमीटर, तो 1/0.20। तो पावर इक्वल टू कितनी हो जाएगी? इसको हम सॉल्व करेंगे तो पावर आ जाएगी हमारी 5 डिप्ट्री। ये आ गया आंसर हमारा। अब 5 किस में आ रहा है देखते हैं। 5 आ रहा है हमारा फोर्थ में, और पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आई है इसका मतलब क्या होता है ना कि पहले लेंस का पूरा कॉम्बिनेशन देख के हम पावर डिसाइड करते हैं कि पावर पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव आया तो 5 डिप्ट्री क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हुआ? फोर्थ हो गया इस वाले क्वेश्चन का। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इजी था ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। द डायमेंशन MLT की पावर -2 A की पावर -2 बिलोंग्स टू दी। अब ये वाला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या होता ना, मस्त आपका टाइम लेता बनाने में। क्योंकि इसमें क्या होगा? आपको चारों क्वांटिटी का क्या करना पड़ेगा? डायमेंशन चेक करना पड़ेगा कि किसका डायमेंशन क्या होता है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? पहले वाले का डायमेंशन चेक करेंगे, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, चौथे वाले का, और आंसर क्या आएगा? ये जो डायमेंशन है ये किसका है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का है।
तो आपका टाइम इसमें मस्त लग जाएगा, बट आप जल्दी जल्दी, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप जल्दी जल्दी बनाएंगे तो बन सकता है, मगर ये क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा टाइम ले लेगा आपका। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये वाला डायमेंशन किसका है हमें पूछ रहा है, तो मैं आपको सबका डायमेंशन दिखाता हूं कि कैसे कैसे हम निकाल आती है कि कितनी फील्ड लाइंस पास होगी, किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास होगी, यही तो बताती है। और हम क्या ले लेते हैं, उसको फ्री स्पेस का ले लेते हैं, मतलब एप्सिलॉन जीरो, यूनिट तो सबकी सेम ही रहेगी। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, ओके। और इसको हम किसकी ले लेते हैं, फ्री स्पेस की ले लेते हैं। ठीक है, फ्री स्पेस की ले लेते हैं, मतलब एप्सिलॉन जीरो। इसकी क्या होती है, वैल्यू सबको याद रहती है। ये क्वेश्चन ऐसा दिया है ना कि ये कॉमन चीज है कि वैल्यू सबको याद रहेगी, मगर ना कोई भी इसकी यूनिट्स का ध्यान नहीं रखता, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल में हम यूज करते हैं एप्सिलॉन जीरो और म्यू जीरो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, सबकी हम बस वैल्यू लिखते हैं, यूनिट याद नहीं रखते। तो इसलिए कॉमन क्वेश्चन दिया है जो सबको पता हो मगर किसी को भी यूनिट याद ना रहे। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये यूनिट रहती है, इसको हम के में लेते हैं सीधा, मतलब ये उसकी मैग्नीट्यूड रहता है। अब इसकी यूनिट देखें तो यूनिट होती है इसकी कूलम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 और मीटर स्क्वायर। ये चीज किसी को भी याद नहीं रहती, मीटर की पावर -2 ये रहती है इसकी यूनिट्स। ये कोई भी ध्यान नहीं रखता क्योंकि इतना काम नहीं आता। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डायमेंशन देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट हम देखते हैं किसका, एप्सिलॉन जीरो का निकाल रहे हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कूलम का। कूलम क्या है, एक प्रकार से चार्ज है, और करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो यहां से यदि हम चार्ज निकालेंगे, कूलम चार्ज ही तो है, तो वो क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा। अब आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और टी क्या है, टाइम, मतलब डायमेंशन लिखे तो कोई कोई लोग आई भी लिख देते हैं बट एम्पियर भी लिखते हैं। क्वेश्चन में तो अपना एम्पियर फॉर्म में ही है ना, बहुत सारे लोग आई भी लिखते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, एम्पियर फॉर्म में ही है। ठीक है, तो कूलम की यूनिट क्या हो जाएगी, यहां पे आ जाएगा हमारा एम्पियर, और टाइम का डायमेंशन क्या होगा, टी। कुछ पावर है क्या उसकी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर उसका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन। न्यूटन क्या है, एक प्रकार की फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है। अब फोर्स कैसे निकालते हैं हम, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास की यूनिट क्या होती है, एम। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का एल आ गया, पर सेकेंड स्क्वायर तो टी की पावर -2 ये हो गया, और उसकी पावर में क्या है, -1। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे मीटर देखे तो मीटर तो एल आ जाएगा सिंपल अपना, और एल की पावर क्या है, -2 यहां पे। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मिल जाएगी। ओके, अब इसको और थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। सब चीज तो ले ली हमने, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, एम को लिखते हैं। फर्स्ट एम आ गया, एम की पावर क्या है, -1 है। ओके, तो एक एम आ जाएगा हमारा यहाँ पे -1। और आगे देखते हैं, तो इसमें डालते हैं वैल्यू, तो क्या क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारे, एम की पावर -1, ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की आ रही है। ठीक है, एम की पावर -1 आ गई। अब क्या आता है, नेक्स्ट क्या आता है, एल आता है अपना। तो एल देखते हैं, एल की यहाँ पे क्या है, एल की पावर -1 है यहाँ पे, और दूसरा क्या है, एल की पावर यहाँ पे -2 है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इन लोग दोनों को हम प्लस करेंगे तो -1, तो एल कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, एल की पावर -3 आ जाएगी। एल की पावर -3 एल हो गया। अब टी देखते हैं, तो टी यहाँ पे क्या है, एक तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, ये हो गया 2 उसकी पावर, यहाँ पे भी 2 है उसकी पावर, बस तो यहाँ पे टी की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। ये +2 और ये भी +2, तो टी की पावर 4 हो गई। और क्या बचा यहाँ पे, एम्पियर बचा। एम्पियर की पावर कितनी हो जाएगी, स्क्वायर। तो ये आया किसका, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशन। एम की पावर -1, एल की पावर -3, टी की पावर 4 और एम्पियर स्क्वायर। देखते हैं ये वाला है क्या, ये वाला भी नहीं होगा ऑप्शन में, क्योंकि एम और एल मतलब अलग है, तो ये वाला नहीं है। अब सेकंड देखते हैं क्या अपना, मैग्नेटिक फ्लक्स। सेकंड वाला कौन सा है हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करें, एक ऊपर का देखें और फिर एक नीचे का चेक करें, बट यहां पे आप ऐसे सीक्वेंस ही बनाओगे, सीक्वेंस से बनाओगे तो आपको थोड़ा सा फायदा होगा, कुछ और नहीं निकालना पड़ेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स फाई भी क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, बी ए
कॉस थीटा होता है, ये होता है फॉर्मूला। थीटा का टेंशन नहीं लेना है क्योंकि एंगल का डायमेंशन नहीं होता है। बी और ए का हमें क्या करना है, यहाँ पे डायमेंशन देखना है, ठीक है। अब एरिया का तो पता है हमें क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर डायमेंशन। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन देखना है, और वो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। और फ्लक्स का डायमेंशन भी, मतलब ये फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। तो सेकंड निकालते हैं हम क्या, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है। और भी बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हो आप। यदि मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, एफ एम, जो हम पढ़ते हैं लॉरेंट्ज फोर्स में, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होती है, तो इसका रिलेशन क्या होता है, क्यू वी बी या क्यू बी वी, क्यू इंटू वी बी, ये होता है लॉरेंट्ज फोर्स की जो एक्सप्रेशन में आती है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि हम क्या कर पाए और निकाल पाए। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो देखते हैं। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, B इक्वल टू हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा F बाई क्यू वी, यही फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स ये, और क्यू बी, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, तो F का डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास पर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का m और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। चार्ज का देखें तो चार्ज का क्या होता है, एम्पियर टाइम, सेम जैसे प्रीवियस वाला था। और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होती है, तो मीटर टी की पावर -1, ये आ गया। अब यहां से देखते हैं क्या क्या हो जाएगा, तो क्रॉस करते हैं, तो लेंथ और लेंथ की पावर क्या है, सेम है, तो ये एल और एल यहां पे से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब यहां पे क्या है, टी की पावर -1 है नीचे और माइनस ऊपर में 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे आराम से। तो -1 कैंसल आउट हुआ, ये भी कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा, -1 बचा। और क्या है, और कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका डायमेंशन, एम सेम वैसी है, ठीक है। टी की पावर यहाँ पे -1 था, तो ये तो कैंसल आउट हो गया, सिर्फ ऊपर -1 बचा है। और यहाँ पे भी एक है, ये टी भी ऊपर जाएगा तो ये भी -1 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। टी की पावर क्या हो गई, -2। यहाँ पे सिर्फ -1 बचा है, ये तो खत्म हो गया, टी उसकी पावर हट गई, तो ये टी है, ये टी को ऊपर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 -2 हो जाएगा। एम टी और एल देखते हैं, एल तो कैंसल आउट ही हो गया है, और ए बचा है बस। एल का एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, एल कहीं पे बच रहा है क्या, वी मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल एल नहीं है, एल की पावर 0 हो जाएगी, टी की पावर -2 और एम्पियर की पावर -1, क्योंकि एम्पियर क्या है नीचे में, इसको भी ऊपर ले जाएंगे। तो ये क्या आ गई, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आ गई। यहां पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि एल क्या हो गया है, 0 हो गया है, एल की पावर 0 में ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहां से फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो फाइव बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाली टर्म, एम टी की पावर -2 एम्पियर की पावर -1, और क्या था, एरिया था, वो क्या है यहाँ पे, एल एरिया है, तो एल स्क्वायर। तो फ्लक्स की यूनिट कितनी आ जाएगी, स्क्वायर वाला एल आ जाएगा, एरिया वाला टी की पावर -2 और एरिया मतलब एम्पियर की पावर -1, ये आ गया। ये आ गई हमारी फ्लक्स की यूनिट। ये वाला भी है क्या, नहीं, ये वाला भी क्या है, हमारा ऑप्शन में नहीं है, बस यहां से थर्ड वाले में काम आएगा हमारा, ये भी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में ये भी नहीं है, ये भी डायमेंशन नहीं है। थर्ड निकाल के देखते हैं हम, क्या, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का देखें, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल एन पाई बी बाई आई, यही होता है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। जो भी एक प्रकार से बैक ईएमएफ इंड्यूस होती है, वही वाला एक प्रकार से उसी की प्रॉपर्टी रहती है ये। इसको हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ते हैं। अब यहां पे इसकी यूनिट रखें, तो एन की तो कोई यूनिट होगी नहीं, पाई बी की बस यूनिट होगी फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की, जो क्या है अभी हम निकाल लिए, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और एम्पियर की पावर -1। और नीचे क्या है, यहाँ पे करंट है, आई है, तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ये एम्पियर ऊपर चले जाएगा, तो क्या होगा, -1। तो बस यहाँ पे एक और चीज ऐड हो जाएगी, मतलब एम्पियर में, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और एम्पियर की पावर -2। ये आ गई किसकी यूनिट, सेल्फ इंडक्टेंस की।
एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 एम्पियर की पावर -2। ये भी नहीं है हमारा सॉल्यूशन में, आप देख सकते हैं। अब जो फोर्थ वाला ऑप्शन रहेगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, वो वाला रहेगा। फोर्थ वाला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इसको हम क्या ले लेते हैं, म्यू जीरो ले लेते हैं, फ्री स्पेस का ले लेते हैं। अब इसकी यूनिट क्या होती है, हम जनरली डालते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये होता है मतलब मैग्नीट्यूड उसका। और यूनिट्स इसकी हम कभी ध्यान में नहीं रखते क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी जरूरत नहीं पड़ती है। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसलिए वो एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जिसको हम हमेशा देखते हैं, बट किसी की भी यूनिट याद नहीं रखते। तो क्या रहती है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर रहती है। अब टेस्ला क्या है, टेस्ला तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे म्यू जीरो का चेक करते हैं हम और फ्री स्पेस का ले लेते हैं। तो ये आंसर होगा क्योंकि 3 तो नहीं हुए। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हम क्या निकाले हैं, एम टी की पावर -2 और एम्पियर की पावर -1, यही निकाले हैं अभी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। और क्या है, साथ में मीटर है, तो एक एल ले लेते, यहां पे आ गया एल साथ में। और नीचे क्या है, एरिया है, तो एल स्क्वायर, यही है। अच्छा एम्पियर मतलब वो करंट है, सॉरी एरिया लिख दिया मैं। तो ये क्या होगा, मीटर पर एम्पियर, तो सिंपल एम्पियर है तो एक ठोक ये आ जाएगा, ये ए। और मैग्नेटिक फील्ड की हमने क्या लिखी है, यहाँ पे यूनिट लिखी, बी कितना आया था हमारा, एम टी की पावर -2 ए की पावर -1, ये। अब इसको सॉल्व करते हैं तो म्यू जीरो का डायमेंशन कितना आ जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो एम, ठीक है, एल, एल एक ठोक है बस यहाँ पे, तो एल नॉर्मल आ जाएगा बिल्कुल। टी की पावर -2 है और एरिया की पावर क्या हो जाएगी, -2, क्योंकि ये वाला ए ऊपर चले जाएगा। अब ये आ गया हमारा आंसर, एम एल टी की पावर -2 ए की पावर -2। तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन में बस बता देगा कि फोर्थ वाला है, बट आपको ऐसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा, एम एल टी की पावर -2 ए की पावर -2। ये वाले क्वेश्चन में आपका थोड़ा कंसेप्ट भी आना चाहिए और आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बनाने के लिए, सबका डायमेंशन आपको चेक करना पड़ेगा। कुछ कुछ लोग पहले वाले को चेक करते हैं और लास्ट वाले को चेक करते हैं, ऐसे लोगों का जल्दी आंसर मिल जाता है, बट वो शफल में कहीं भी दे देगा तो आपको सारा तो चेक करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, बाकी सब तो छोटे छोटे ही है। क्वेश्चन 33 देखते हैं, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाईव्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम से 3120 आरपीएम तक चेंज होती है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें, तभी तो चेंज हो रही है उसकी स्पीड इन 16 सेकेंड्स में। अब निकालना है द एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में क्या करना है, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। अब यहां पे देखें एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन ही होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। अब यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, घूमने वाली चीजों के लिए, तो घूमने वाली स्पीड का चेंज बाय टाइम होगा, और घूमने वाली स्पीड को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होता है, डेल ओमेगा बाई डेल टी, डी बोले या डेल बोले, कुछ भी बोल सकते हैं, यही होता है। अब यहां से क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू पुट करते हैं, और वैल्यू किसमें है, यहाँ पे आरपीएम पे, रोटेशन पर मिनट में है, तो उसको बस हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज इन ओमेगा मतलब क्या होगा, 3120 माइनस 1200 और डिवाइड बाय नीचे टाइम, टाइम कितना दिया है, 16 सेकेंड्स दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, रोटेशन पर मिनट में है, आरपीएम में है, तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियन में इसको चेंज करना पड़ेगा। अब उसके लिए कैसे करेंगे हम, रेडियन क्या होता है, 2 पाई में अपना कंप्लीट करता है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये किस में आ गया, रेडियन में आ गया। और आरपीएम रोटेशन पर मिनट है वो, तो मिनट को भी सेकंड करना पड़ेगा क्योंकि रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है यहाँ, तो सेकंड में करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ नीचे में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर, इसको सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा, ये अल्फा इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 1920, और नीचे में क्या आ जाएगा, 16, और यहां पे क्या है, 1 जा और 2 जा, 3 जा सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 30, ये हो जाएगा। एक 0 0 भी कैंसल आउट कर देते, 0 0 भी कैंसल आउट हो गया, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 डिवाइड बाई 192 करेंगे तो 4 आ जाएगा बिल्कुल, और यहाँ पे 3 भी है, तो ये तीनों को आप डिवाइड करोगे तो मतलब
इससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा आंसर। पाई को वैसे ही रहने देना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। रेडियन पर सेकंड, क्योंकि आंसर भी क्या बोल रहा है, वो पाई के फॉर्म में बोल रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया, 4 पाई। थर्ड वाला क्या हो गया हमारा, करेक्ट आंसर हो गया। ये वाला एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, नॉर्मल, बस इसमें आपको जो कन्वर्ट करना है उसी में थोड़ा सा दिमाग है। 34 देखते हैं क्या बोल रहा है। ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3। एक लाइट इंसिडेंट हो रही है ग्लास सरफेस में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3 है, एट एन एंगल 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है हमें यहाँ पे 60 डिग्री। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज वुड बी। रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का एंगल पूछ रहा है, मतलब एक सरफेस है, ऐसे लाइट गिरी तो वो रिफ्लेक्ट होगी और कुछ पार्ट क्या होगा उसका रिफ्रैक्ट होगा, ये उसका नॉर्मल है। तो यहां पे आपको एंगल पूछ रहा है ये दोनों के बीच का, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल पूछ रहा है यहां पे। सिंपल है, तीनों एंगल निकालेंगे, दोनों एंगल निकालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन क्या रहता है ना, टेक्स्ट बुक में रहता है। अब देखेंगे बहुत सारी बुक में तो रहेगा, जैसे अरिहंत में भी बहुत सारे लोग सॉल्व करते हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ग्लास इंटरफेस, यहां पे ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब एक लाइट इंसिडेंट हो रही है यहां पे, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ओके, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है बट समझ में आना चाहिए। कितने पे इंसिडेंट हो रही है, 60 डिग्री पे। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ये आई है। अब इसका क्या होगा, कुछ पोर्शन ऐसे रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और कुछ पोर्शन क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा ऐसे। ठीक है, अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के तो बराबर ही होगा, रिफ्लेक्शन के 60 डिग्री ही होगा, मतलब ये क्या है, आर, बिल्कुल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें ये देखना है, क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, ये वाला एंगल, क्योंकि ये तो हमें पता है 60 डिग्री है, बिल्कुल। तो फर्स्ट वाले के लिए आप क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो क्या बोलती है, आई इज इक्वल टू आर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या रहेंगे, 60 डिग्री रहेंगे। सेकंड वाले के लिए हम क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहां पे गिवन है हमें, ग्लास का कितना बोल रहा है, 1.√3 दिया है, म्यू इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है ग्लास का। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ऊपर वाला क्या है, ऊपर में हमें नहीं दिया है तो यहां पे म्यू ए ले लेंगे, एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1 होगा। अब ये क्या है, इंसिडेंट लाइट और ये है हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट, इन्हीं दोनों के बीच में लगेगा। तो कैसे लगाते हैं, ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां का एंगल, मतलब म्यू है जिसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, इंटू साइन 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू, अब नीचे वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका एंगल, मतलब म्यू जी जो ग्लास का है, और इंटू साइन, ये वाला जो एंगल निकालना है इसको हम कैसे डिनोट कर देते हैं, आर डैश बोल देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड साइन आर डैश, हो गया। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 ही होती है शायद ना, ओके, यहां से सॉल्व करते हैं। ये आर डैश निकालना है, तो साइन आर डैश इक्वल टू, ये यहीं पे है, ये इसके नीचे चले गया, तो साइन 60 डिग्री है पहले, म्यू जीरो की वैल्यू तो 1 है, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी क्योंकि एयर है, तो 1/म्यू जी कितना है, √3, इसके नीचे ये आ गया, और इंटू क्या है यहाँ पे, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू वही होती है √3/2, यही होती है बिल्कुल, तो √3/2। अब यहां से देखेंगे तो √3 कैंसल आउट हो जाएगा, 1/2 आया। अब इनवर्स कर देंगे यहां से 1/2, तो 1/2 वैल्यू कब होती है, साइन 30 डिग्री पे, बिल्कुल। तो आर डैश कितना आ जाएगा यहाँ पे, 30 डिग्री आ जाएगा। आर डैश की वैल्यू निकाल ली तो साइन इनवर्स कर देंगे, साइन इनवर्स 1/2, और साइन की वैल्यू 1/2 कब आती है, जब एंगल 30 डिग्री होता है। तो आर डैश की वैल्यू आ गई, मतलब ये एंगल कितना हो गया हमारा, 30 डिग्री हो गया। अब यहां पे कैसे बना, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब यहां पे ये वाली एंगल क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, इसका एंगल है 60 डिग्री, और नीचे में क्या है, रिफ्रैक्टेड रे आ रही है ये, और इसका एंगल कितना आया है हमारा,
30 डिग्री। निकालना क्या है हमें, ये एंगल निकालना है, ये एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल निकालना है। पूरा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री से माइनस कर दूंगा मैं, 60 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री पूरा एंगल होता है, उसमें से ये दोनों को माइनस कर देता हूं तो जो बचा है यही आएगा, मतलब कितना आ गया, 90 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर। मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। तब ये एक प्रकार से दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यही निकालना था हमें। आ गया आंसर। 90 डिग्री क्या है देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 35। क्या बोल रहा है, इफ इनिशियल टेंशन ऑन ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज डबल्ड, एक स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच्ड है और जब खींची हुई है वो, तो उसमें टेंशन होगी। कुछ भी चीज खींची हुई रहती है तो उसमें टेंशन रहती है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि उसकी जो इनिशियल टेंशन थी उसको डबल कर दिए और खींच दिए थोड़ा सा और डबल उसमें टेंशन लगाने लग गए, द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव अलोंग द स्ट्रिंग। ट्रांसवर्स वेव भेजेंगे तो ऐसे करके जाएगी वो पूरी, ये 11 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या होगी, इनिशियल जब वो एक उसका स्ट्रेच था और जब उसका स्ट्रेचिंग मतलब उसका टेंशन डबल कर दिया, उस केस में जो ट्रांसवर्स वेव है उसकी स्पीड क्या होगी, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दो ठोक इनिशियल कंडीशन ले लेते। क्या, दो टेंशन ले लेते। पहली वाली जो टेंशन रहेगी T1, वो क्या हो जाएगी हमारी T। दूसरी ये इनिशियल टेंशन, दूसरी टेंशन को वो क्या कर दे रहा है, डबल कर दे रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा। बिल्कुल। अब जो स्पीड होती है ट्रांसवर्स वेव की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तीन चीज का रिलेशन रहता है। मतलब एक ट्रांसवर्स वेव की स्पीड की बात करें तो उसका रिलेशन क्या होता है, v अंडर रूट टी बाई म्यू होता है। ये म्यू क्या होता है, हमारा लीनियर मास डेंसिटी, या बोले मास पर यूनिट लेंथ। इस जो स्ट्रिंग का मास होगा उसी को उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो म्यू आ जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी। और टी क्या है, हमारा टेंशन है। ये फॉर्मूला है हमारा किसका, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है, स्पीड का हमें रेशियो निकालना है। तो इसका मतलब क्या निकालना है हमें, v1 बाई v2, फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में। तो v1 बाई v2 हमें निकालना है। तो पहले v1 की वैल्यू रखते हैं, टेंशन कौन सी होगी वहां पे, T1 होगी। तो v1 की वैल्यू रखे तो क्या हो जाएगा, T1 बाई म्यू। स्ट्रिंग सेम है तो मास, लीनियर मास डेंसिटी दोनों की सेम होगी। अब v2 की वैल्यू रखते हैं इनटू, इसको कैसे रखना पड़ेगा, उल्टा। तो ऊपर इसमें क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, और नीचे में क्या है, सेकेंड केस में क्या हो जा रहा है, टेंशन डबल हो जा रहा है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, T2 लिखेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने T1 T2 लिख दिया। अब इसको ठीक करते हैं। T1 की वैल्यू क्या है, T, और T2 की वैल्यू क्या है, 2T। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 2T। ये आ गया, म्यू म्यू कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी सेम होगी, स्ट्रिंग सेम है। तो यहां पे क्या आ रहा है हमारा, अंडर रूट T बाई 2T, यही आ रहा है। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, टी टी भी क्या हो जाएगा, आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। ये T और ये T अंदर में रूट के अंदर कैंसल आउट हो गया, क्योंकि ये भी रूट T है और ये भी रूट T है। तो ऊपर क्या बचा, 1, और नीचे क्या बचा, √2। तो रेशियो क्या आया है यहाँ पे, 1:√2 का, यही आ रहा है आंसर। बिल्कुल, 1:√2 कौन सा आंसर है, फोर्थ वाला है, तो फोर्थ हो गया हमारा सही आंसर, 1:√2। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। The ratio of radius of gyration of a thin uniform disk about an axis passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of the disk about its diameter is। क्या करना है यहां पे, हमें रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना है। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना है और दो ठोक डिस्क है। तो पहला क्या बोल रहा है, ये ऐसे डिस्क है, और इसके पहले तो बोल रहा है, क्या बोला वो, यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस। ये एक्सिस है, उसके सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, ये प्लेन के नॉर्मल है। तो पहले तो एक इस एक्सिस के अबाउट हमें क्या करनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं इस एक्सिस को। और दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है उसको कि जेड के अबाउट, मतलब ये एक तो ऐसे, मतलब उसके सेंटर के अबाउट, इसके अबाउट एक्सिस निकालना है, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालनी पड़ेगी, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे। और दूसरा उसके डायमीटर के अबाउट, ये वाला, मतलब ये एक्सिस होगा उसका। ऐसा डायमीटर के अबाउट तो दोनों हो सकता है ये,
तो जो ये वाला जो एक्सिस की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहती है, इसका आधा आधा होता है दोनों डायमीटर के अबाउट, ये वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यही चीज क्या बोल रहा है यहाँ पे निकालने बोल रहा है, रेशियो। बट यहाँ पे याद रखिएगा रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालने बोला है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालेंगे, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है मास के टर्म में, फिर वो चीज निकाल के रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो एक तो डिस्क बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये हो गई हमारी डिस्क। पहला वाला एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला। एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला एक्सिस, यही वाला एक्सिस वो पहले बोला है, जो परपेंडिकुलर है उसके प्लेन के और सेंटर से पास हो रहा है। एक एक्सिस ये हो गया, इस एक्सिस का नाम दे देते हैं हम जेड बोल देते हैं इसको। कुछ भी बोल सकते हैं, एक्स वाई जेड किसी को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक डायमीटर वाला एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला होगा, इसको हम बोल देते हैं एक्स। और एक और डायमीटर के अबाउट वाला एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला। ये वाला क्या होगा, वाई। दो डायमीटर के अबाउट एक्सिस होंगे ना इसके, ये वाला हो गया वाई, ठीक है। विद डिस्क क्या कर रही है, एक इसके अबाउट लेना है और एक कोई भी, ये दोनों में से कोई भी डायमीटर के अबाउट के एक्सिस का हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब देखते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होती कितनी है। तो इसका देखें हम पहले आई जेड जेड का, मतलब जेड के अबाउट जब वो रोटेट होगा तो उसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। तो क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, ये होता है एक्सप्रेशन, दिख रहा है बिल्कुल, एम आर स्क्वायर बाई 2। और इसका क्या होता है, आई जेड जेड, दोनों की वैल्यू सेम होती है, आई वाई वाई, कुछ भी ले सकते हैं हम इसको, एक्स वाई जेड किसी को भी कुछ भी ले सकते हैं। बस याद रखिएगा सेंटर के अबाउट की जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहती है वो ज्यादा रहती है, और इन लोग दोनों को जोड़ेंगे तो सेंटर के, मतलब यही बताता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यही बताता है, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसका कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4, और ये आई एक्स एक्स भी कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4। ये दोनों क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। और इसी को क्या बोलता है, डायमीटर के अबाउट बोल रहा है, मतलब यही आईडी ही होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर। इसको दोनों डायमीटर के अबाउट है, एक्स और वाई वाला, तो दोनों आईडी है यहाँ पे, और दोनों की वैल्यू भी सेम है। अब ये चीज कैसे पता चलती है, थ्योरम होता है हमारा, कौन सा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये थ्योरम क्या बताता है, जो आई जेड जेड होगा, आई जेड जेड मतलब जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट है, वो किसके बराबर होता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये बताता है। तो ये दोनों की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सम करेंगे तो क्या आएगा, थर्ड एक्सिस के अबाउट आएगा। तो इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं बिल्कुल, या इसका मतलब आई जेड जेड किसके बराबर होगा, 2 आई एक्स एक्स के बराबर होगा, क्योंकि दोनों तो सेम है। या हम बोल सकते हैं 2 आई वाई वाई के बराबर होगा, कैसे भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट अब देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल रहे हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता चल गई, अब दोनों का रेडियस ऑफ गायरेशन देखते हैं, कोई भी एक और यहां से, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को कैसे डिनोट करते हैं, के से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एम बाई आई, आई बाई एम, सॉरी, आई बाई एम। एम क्या है, उस डिस्क का मास है। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, के जेड जेड निकाल लेते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इसकी, आई एम आर स्क्वायर, और नीचे 2 है और यहां पे m है, तो क्या कैंसल आउट हो जाएगा, एम एम कैंसल आउट हो जाएगा, ओके। तो यहां पे क्या बचा, अब r तो स्क्वायर में है, तो ये तो रूट के बाहर निकल जाएगा, तो r बाई कितना आया, √2 आ गया ये। अब एक कोई भी डायमीटर के अबाउट ले लेते हैं, कौन सा ले लें, के वाई वाई निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, या के एक्स एक्स बोले, मतलब तो सेम ही होगा। क्या होगा उसका वैल्यू, अंडर रूट एम आर स्क्वायर बाई 4m, आई की वैल्यू पुट कर रहे हैं, एम एम कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पे क्या हुआ, रूट के अंदर है आर स्क्वायर, तो आर निकल गया, और 4 भी निकल जाएगा 2, तो आर बाई कितना हो गया, 2 हो गया। अब निकालना क्या है हमें, क्वेश्चन में रेशियो निकालना है, तो निकाल लेते हैं। रेशियो क्या पूछा है, रेशियो पूछा है हमें आई, सॉरी, के जेड जेड, रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो पूछा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक किए होंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के,
के जेड जेड या के एक्स एक्स। ऐसा रेडियस ऑफ गायरेशन में डिनोट नहीं करते हैं, मैं डिनोट कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। के जेड जेड की वैल्यू कितनी आई है, r/√2, और के वाई वाई की वैल्यू क्या है, 2 ऊपर रहेगा और नीचे r रहेगा, तो r r कैंसल आउट हो गया, क्या बचा, 2/√2 आया। अब 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2/√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, और नीचे √2 है, तो ये दोनों भी कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब क्या आया, √2/1 आया, √2/1 आया है यहाँ पे, मतलब √2:1 आंसर। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, √2:1, √2:1, यही आया है। दोनों के रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो देखते हैं कौन सा वाला है, तो √2:1, थर्ड वाला क्या है हमारा, सही आंसर हो जाएगा, ये थर्ड वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अब यहां पे हमें क्या पूछ रहा है, लिस्ट पूछ रहा है अलग अलग वेव्स की कि कैसे कैसे होती है, और उसकी वेवलेंथ पूछ रहा है। तो यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है और किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी होती है। ये चीज यदि आपको याद है तो आप इसको क्या कर लेंगे, आसानी से बना देंगे। और ये वाला क्वेश्चन तो एक बार में ही बन जा रहा है, क्योंकि 4 में से अपन इसमें भी तो देखते हैं कि क्या क्या सही हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रेडियो, फर्स्ट वाला रेडियो वेव्स है, तो रेडियो वेव्स के बारे में देखते हैं। रेडियो वेव्स की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी बड़ी होती है, एकदम बड़ी बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, बिल्कुल। तो सॉरी, फ्रीक्वेंसी एकदम छोटी छोटी होती है, उसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो फर्स्ट रेडियो वेव की देखें तो सबसे बड़ी वेवलेंथ क्या है इन चारों में, रेडियो वेव्स की क्या होती है, वेवलेंथ बहुत बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एकदम कम होगी। गामा रेज जो रहती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, तो इन सब में देखते हैं कि सबसे बड़ी रेडियो वेव्स को पहले हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी, क्योंकि रेडियो वेव्स की सबसे बड़ी वेवलेंथ रहती है, तो 10⁻²⁰ सबसे बड़ा है। यहां पे हम देखें तो लैम्डा की वैल्यू सबसे बड़ी है, और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एकदम छोटी होती है सबसे, मतलब सारे केस में फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी और वेवलेंथ सबसे बड़ी, यही कंफ्यूजन होता है। तो 10⁻² सबसे बड़ी वेवलेंथ है पूरी लिस्ट में, तो ये तो हमारी रेडियो वेव्स हो गई। मतलब ए का 2, ए का 2 कहां पे है देखते हैं, देखिए यहां पे ए का 2 है, बाकी किसी में भी ए का 2 नहीं है, तो ये तो पहले ही समझ में आ गया कि ए आंसर क्या है हमारा, करेक्ट है। ठीक है, और देखते हैं, तुरंत ऐसी बन गया ये वाला क्वेश्चन कि ए आंसर करेक्ट है। कभी कभी क्या होता है कि ए का 2 2 में ऑप्शन रहेगा, तो आपको और मतलब पूरे ऑप्शन आने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, सबसे अब नेक्स्ट यहां पे देखते हैं कि सबसे छोटी वो क्या होगी वेवलेंथ, यहां पे सबसे बड़ी वाली वेवलेंथ मिल गई, सबसे छोटी वेवलेंथ देखते हैं। और सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है, गामा रेज, एक्स रेज की होती है। तो गामा जो रेज है उसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होगी। इन चारों में सबसे छोटी वेवलेंथ क्या है, ये। तो यहां पे वेवलेंथ देखें, और एक कलर लेते हैं, येलो वाला नहीं दिखेगा, यहां पे क्या होगी, लैम्डा सबसे क्या रहेगा, छोटा रहेगा, वेवलेंथ सबसे छोटी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी सबसे ज्यादा होती है, गामा रेस की भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो एक्स रेस क्या हो गया फर्स्ट के साथ, तो डी का 1, तो डी का 1 क्या है, ये है ए में, और सेकंड वाले में भी डी का 1 है, तो ए ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, सही हो ही गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखें तो यहां पे अभी एक ही इंफॉर्मेशन याद रखेंगे कि जो माइक्रोवेव्स रहती है, माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ रहती है वो हमेशा बड़ी रहती है इंफ्रारेड से। माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है इंफ्रारेड से। तो अब जो दो ऑप्शन बचा उसमें से बड़ा कौन है, दोनों ऑप्शंस में से बड़ा कौन है, 10⁻⁻² बड़ा है, तो माइक्रोवेव क्या हो जाएगी, बिल्कुल ये हो गई 10⁻²। माइक्रोवेव का हो गया, मतलब बी का 3, बी का 3 हो गया। अब सी बचा तो ये तो वही होगा, टी का 4, तो ए क्या हो गया हमारा, सही ऑप्शन हो गया 1। तो ऐसे टेबल में आप क्या करेंगे, याद रखिएगा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी किसकी है, या वेवलेंथ किसकी है। तो ए क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला सही आंसर हो जाएगा। विजिबल है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। क्या बोल रहा है, अ लॉन्ग बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स एंड एवरेज रेडियस 10 मीटर। एक कॉइल है जिसमें 1000 टर्न्स है और उसमें एवरेज रेडियस दिया, क्योंकि 1000 टर्न उसमें रहेगा तो उसकी विड्थ होने लग जाएगी ना, तो एक एवरेज रेडियस ले लिया, इनर रेडियस आउटर रेडियस का टेंशन छोड़ के।
इट्स रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट 2 रेडियन पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, ऐसे 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 नहीं घूम रहा हो, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा हो। If the vertical component of Earth's magnetic field at that place is 2 into 10 to the power 5 Tesla, and electric resistance of the coil is 12.56 ohm, then find the maximum current induced in the coil. तो पहले तो यहां पे समझते हैं, एक तो ये ऐसे एक बॉडी है और ये उसका डायमीटर है, और वो क्या कर रही है, इसके अबाउट रोटेट कर रही है, उसके डायमीटर के अबाउट। और जो अर्थ की वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसा होगा, ऐसा होगा ये। तो ये क्या हो रहा है, एक कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है सही तरीके से। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फ्लक्स कटेगा ही नहीं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए क्या होता कि उसको वैसा ऐसा रोटेट करना पड़ता, बट यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे आ रही है और वो ऐसा ऐसा रोटेट भी कर रहा है। तो एकदम परफेक्ट कंडीशन है यहाँ पे क्या, करंट जनरेट करने के लिए। अब ये क्वेश्चन क्या है ना, एक प्रकार से एसी जनरेटर टाइप का क्वेश्चन का यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा। क्यों? क्योंकि वो पूछ रहा है मैक्सिमम करंट इंड्यूस, मैक्सिमम इंड्यूस करंट निकालने बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पहले तो मैक्सिमम ईएमएफ निकालेंगे कि कितनी जनरेट हो रही है इसमें। मैक्सिमम ईएमएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन की वैल्यू 90 लेनी पड़ेगी जो एक्सप्रेशन में आती है। एक पॉइंट पे ही तो आएगी ना कर्व में, तो साइन की वैल्यू 90 लेंगे, मैक्सिमम ईएमएफ निकालेंगे और फिर वहां से क्या कर लेंगे, करंट निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस दिया है उसकी मदद से। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले हम देखते हैं वैल्यू, देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स, और वो कितना दिया हुआ है, 1000, हाँ 1000 दिया हुआ है। ओके, फिर आर दिया हुआ है, आर कितना है, 10 मीटर। ओके, ओमेगा दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी उस कॉइल की। ठीक है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट दिया है, तो बीवी ले लेते हैं, इसको डिनोट कर लेते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, ये हो गया। और रेजिस्टेंस दिया है आर 12.56 ओम्स। ये क्या है, हमें डाटा यहां पे गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम जो कॉइल में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल, किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन बी ए साइन थीटा, एन बी ए ओमेगा साइन थीटा होता है। मैक्सिमम निकालेंगे तो मैक्सिमम के केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, मतलब साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी। मैक्सिमम का केस देखें तो ई मैक्स कितना हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस एक पॉइंट पे ही होगी साइकिल के उसके, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है, एन बी ए ओमेगा, ये आ गया। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा, एन कितना दिया है 1000, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है 2 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, एरिया है, रेडियस दिया हुआ है तो पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर, और ओमेगा, ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड है बिल्कुल, तो इंटू 2। अब यहां पे क्या हो रहा है, 2 और 2 4 हो जाएगा, एकदम सिंपल टाइप की कैलकुलेशन रहेगी, ज्यादा यहां पे नहीं होगा। 2 और 2 4 हो गया, तो 4 तो आएगा ही आएगा, और साथ में क्या आ रहा है, पाई भी आ रहा है। ई मैक्स इक्वल टू 4 पाई तो आ रहा है, और उसके बाद 10 की पावर होगी। अब 10 की पावर देखते हैं क्या हो रहा है, यहां पे 3 है, 5 है, यहां पे -5 है, और यहां पे 2 है। तो यदि हम यहां पे देखें तो 5 तो ऐसे ही हो जा रहा है, ये 10 की पावर 5 और 3 और 2, तो ये कुल मिला के 10 की पावर 5 हो गया, और 10 की पावर एक -5 है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, मतलब मैक्स ईएमएफ सिर्फ 4 पाई ही आएगी। अब करंट निकाल लेते, क्या होती है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर होता है, और V एक प्रकार का यहाँ पे ईएमएफ ही तो है, तो I निकालना है, वो भी मैक्स करंट निकालना है, तो मैक्स ईएमएफ रख देंगे V बाई आर, मतलब E मैक्स बाई आर। ठीक है, अब 4 पाई है, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 12.56, 12.56। अब याद रखिएगा 4 और पाई को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 12.56 ही आता है। कैसे, 4 और पाई की वैल्यू रहती है 3.14, 4 3 12 तो आ ही रहा है, और 0.56 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, और आंसर कितना आ जाएगा 1।
और करंट निकाले हम मैक्सिमम करंट, तो कितने का जनरेट होगा, 1 एम्पियर का मैक्सिमम करंट जनरेट होगा। यहां पे ऑप्शन में देखते हैं 1 एम्पियर, मतलब फोर्थ वाला क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 39 देखते हैं। अब ये क्या है, राउंड ऑफ वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है मीटर स्क्वायर में, ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड बेड 25 मीटर, आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज। ठीक है, अब यहां पे देखें, मेन राउंड ऑफ के लिए क्वेश्चन पूछा है, तो यहां पे क्या करते हैं, दोनों को पहले ओरिजिनली इंटू करके आप पहले देख लेंगे। दोनों को ओरिजिनली इंटू करें एरिया निकालने के लिए, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होता है, तो 55.3 इंटू 25 आप ओरिजिनली इंटू करोगे ना, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1382.5। पहले तो ये आंसर देख लीजिए क्या आ रहा है। अब इसको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, यदि पॉइंट के बाद 5 तक वैल्यू है तो आगे बढ़ेंगे ना, 5 से छोटी होती है तो पीछे चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे 5 के बदले 3 होता या 2 होता तो 1382 आंसर हो जाता, 1382 आंसर हो जाता। मगर 0.5 है, 5 से या 5 से बड़ी वैल्यू में क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो अब इससे बड़ी वैल्यू का आंसर लिखना पड़ेगा। अब इससे बड़ी वैल्यू देखते हैं तो क्या है, तो 14 इंटू 10⁻², मतलब 1400। राउंड ऑफ करके 1400 ही तो बोलेंगे, इसको लॉजिकली भी समझ में आता है। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, 1380 है ये, तो ये तो इससे छोटी वैल्यू है। 2 1382 भी नहीं होगा, यदि यहाँ पे 0.3 होता तो 1382 सही आंसर हो जाता। और 1382.5 ये तो होगा ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है ना, ये तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, हमें राउंड ऑफ पूछ रहा है वो, तो ये एग्जैक्ट आंसर है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका। फर्स्ट वाला आंसर सही। यदि यहाँ पे 0.2 आता तो फिर 1382 अपन कम कर देते राउंड ऑफ में उसको, मगर 0.5 से बड़ा आता है तो उसको पूरा बड़ा वैल्यू ले लेते। यदि यहाँ पे 1383 भी होता तो भी हम आंसर ले सकते थे उसको राउंड ऑफ में, बट मगर सीधा बड़ा वैल्यू क्या आया, इसके बाद ये आ गया। यदि 1383 भी होता तो भी हम उसको ले सकते थे आंसर में, यदि होता तो। ठीक है, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वाले वीडियो का, क्या बोल रहा है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, अदर इज लेबल्ड एज रीजन। देखते हैं असर्शन क्या बोल रहा है, द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय शियर मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। किसी भी स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं तो वो किससे डिटरमाइन होता है, शियर मॉड्यूलस से, जो स्प्रिंग का मटेरियल होता है। सबसे पहले शियर मॉड्यूलस देखते हैं, तो शियर मॉड्यूलस क्या होता है, इलास्टिक मॉड्यूलाई ही होता है एक प्रकार का। शियर मॉड्यूलस किसका रेशियो होता है, शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस क्या होती है, एक ऐसी स्ट्रेस होती है जिसको हम किसी बॉडी में लगाएं तो वो उस बॉडी का डायमेंशन चेंज नहीं करती, वॉल्यूम चेंज नहीं करती, मगर उसका शेप चेंज करती है, टेढ़ा कर देगी, ये कर देगी, वॉल्यूम नहीं, उसका शेप चेंज करती है। और शियर स्ट्रेन भी वही होता है कि उसका शेप चेंज होगा, वॉल्यूम और किसी डायमेंशन में चेंज नहीं आएगा। तो जब भी किसी भी जगह पे ऐसी स्ट्रेस लगती है जो स्ट्रेस क्या करेगी, उसका शेप चेंज करेगी मगर उसकी डायमेंशन चेंज नहीं करेगी, उस जगह में क्या आता है, शियर मॉडुलस यूज होता है। अब जब भी आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो उसका डायमेंशन चेंज ही नहीं होता, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई चेंज नहीं होती, स्प्रिंग खुद फैलती है क्योंकि वो वैसा बनी ही रहती है। तो स्प्रिंग के केस में क्या होता है, शियर मॉडुलस आता है। स्प्रिंग को खींचोगे तो बड़ी होगी मगर उसका डायमेंशन चेंज नहीं होगा, वो बस ऐसी बनी हुई है कि उसकी लेंथ में कोई चेंजेस ना आए। तो किसी भी स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं तो वो शियर मॉडुलस से डिटरमाइन करते हैं, सही चीज है ये। क्यों शियर मॉडुलस से डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि स्प्रिंग को हम खींचेंगे तो उसका डायमेंशन चेंज नहीं होगा, उसका बस शेप चेंज होता है। तो पहला वाला जो असर्शन है वो सही है। दूसरा देखते हैं रीजन, ए कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन ए स्टील स्प्रिंग ऑफ द सेम डायमेंशन। बोल रहा है कॉपर की ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी एज कंपेयर टू स्टील। तो जो स्टील है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, कॉपर तो नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल है एक प्रकार का, स्टील में तो बहुत सारे प्रकार के आयरन कंटेंट होते हैं, तो स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, कॉपर की नहीं होती। स्प्रिंग भी बना दो तो भी स्टील ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो दूसरा वाला रीजन क्या है, रॉन्ग है। असर्शन सही, रीजन रॉन्ग। तो शियर मॉडुलस याद रखिएगा कहां पे आता है, जहां पे भी स्ट्रेस आ रही है, स्ट्रेन आ रही है, मगर बॉडी का शेप चेंज हो रहा है, उसके किसी डायमेंशन में फर्क नहीं आ रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, तब आता है शियर मॉडुलस। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 4, A इज ट्रू, R इज फॉल्स। ठीक है, तो हमने अब क्या बचे, 10 क्वेश्चन और बचे, तो अभी तक इतना ही। थैंक यू।